नमस्ते, मेरा नाम भूपेश आसू और आज हम डिस्कस करेंगे आरएससीआईटी के पेपर के बारे में। देखिए, आरएससीआईटी का पेपर 2-3 दिन पहले ही हुआ है और उसमें से 35 क्वेश्चंस उसमें पूछे गए थे। तो उसमें उसमें कई ऐसे क्वेश्चन थे, थोड़े से इजी थे, बहुत कुछ थोड़े से डिफिकल्ट थे। एक एक क्वेश्चन को हम बात करेंगे और हो सकता है आपका क्रम दूसरा हो तो हम हर क्वेश्चन को पढ़ेंगे और उसका आंसर देने की कोशिश करेंगे। देखिए, सबसे इम्पोर्टेंट ये है कि ये इस तरीके के क्वेश्चन दूसरे एग्जाम्स में भी आते हैं, बैंकिंग सर्विसेज में भी आते हैं, आरएएस में भी आते हैं। तो आपको इन इन सबको ध्यान में रख के ही पढ़ाई करनी है और इन सब का आंसर देने की कोशिश करनी है। पहला क्वेश्चन जो इसमें आया था, जो मेरे पास पेपर अवेलेबल है, उसके अंदर है था कि मूल और असंबद्ध प्रलेखन के प्रमाण प्रदान करने के लिए एन्क्रिप्शन तकनीकों का उपयोग करता है। देखिए, इसमें 4 विकल्प दिए गए थे। पहला विकल्प था डिजिटल सिग्नेचर, दूसरा फायरवॉल, तीसरा मॉलवेयर और चौथा ट्रोजन हॉर्स। आप अगर ध्यान से देखेंगे तो फायरवॉल क्या होता है, जो वायरसेस को प्रिवेंट करता है। सेकंड है मॉलवेयर। मॉलवेयर एक तरह का वायरस ही है जो आपकी इंफॉर्मेशन को एक्चुअल में चुराता है। फोर्थ आता है ट्रोजन हॉर्स। ट्रोजन हॉर्स भी एक तरीके का वायरस है जो आपकी पर्सनल इंफॉर्मेशन को और डेटा को जो आपके कंप्यूटर में सेव है उसको कलेक्ट कर सकता है। तो इसका जो राइट आंसर होगा वो होगा डिजिटल सिग्नेचर। डिजिटल सिग्नेचर तब काम आता है जब आपको किसी भी डॉक्यूमेंट को वेरीफाई करना होता है, एक तरीके से आप डिजिटली उसको वेरीफाई करते हैं। तो इसका राइट आंसर होगा ए, डिजिटल सिग्नेचर। दूसरा क्वेश्चन है एमएस वर्ड 2010 में एक स्थान या पाठ का चयन करता है जिससे आप नाम और भविष्य के संदर्भ के लिए पहचानते हैं। देखिए, फ्यूचर रेफरेंस के लिए और उसको अगर आपको देखना है कि भविष्य में आप वापस उसको देख सकें, तो इसमें क्लिप आर्ट, फॉर्मेट पेंटर ऑब्वियसली नहीं है। अंडू, जिसमें आपको कोई आपने गलती से किसी चीज को डिलीट कर दिया है तो उसको अंडू किया जा सकता है। तो अंडू मतलब वापस उसको रिगेन किया जा सकता है। उस एक्शन को जो आपने लास्ट में किया था उसको आपको वापस उसको रिवर्स किया जा सकता है। 3 ऑप्शन डिलीट हो गए, तो चौथा ऑप्शन है बुक मार्क। बुक मार्क वो होता है जिसमें आप किसी भी इंफॉर्मेशन को फ्यूचर रेफरेंस के लिए रख सकते हैं। तो इसका राइट आंसर रहेगा बुक मार्क। थर्ड जो है, निम्नलिखित में से कौन आयकर सेवाओं के अंतर्गत आता है। देखिए, आयकर सेवा या इनकम टैक्स जब भी आप बात करते हैं तो इसमें क्या होता है, पैन कार्ड, परमानेंट अकाउंट नंबर। इन चारों चीजों में जब आपके चार ऑप्शन दिए हुए, आप चार ऑप्शन ध्यान से पढ़िए, सिर्फ एक ही है जिसके अंदर पैन कार्ड का यूज किया हुआ है और वो है पैन कार्ड आवेदन और अपडेशन। तो जब आप इस तरीके के क्वेश्चन पढ़ते हैं तो आपको ये पता होना चाहिए कि इन चीजों में आपके पास जो ऑप्शंस है उसमें आप अगर आपको आंसर नहीं भी पता हो तो आप डिलीटिंग वाला मेथड कीजिए। जो ऑप्शन लीस्ट है, जो उसमें पॉसिबल है, उसको आप डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आप जो एक आंसर है उसको सिलेक्ट कीजिए, तो वो आंसर रहेगा पैन कार्ड एप्लीकेशन एंड अपडेशन। चौथा क्वेश्चन, निम्नलिखित विकल्पों में से ईमेल पते का वैध एग्जाम्पल बताइए। देखिए, द वैलिड एग्जाम्पल ऑफ ईमेल एड्रेस, जब हम इसकी बात करते हैं तो पहला ऑप्शन है www.vmou.ac.in। ऑब्वियसली ये एक वेबसाइट की एड्रेस है, ये नहीं हो सकता है। गूगल कंपनी का नाम है, नहीं हो सकता है। 192.168.0.1 ये कमांड है जो कमांड प्रॉम्प्ट में दिया जाता है, नहीं हो सकता है। और इसको तब भी यूज किया जाता है जब आपको आपकी जो वाईफाई राउटर है उसकी इंफॉर्मेशन को एक्सट्रैक्ट करना है या उसमें लॉगिन करना है। ऑब्वियसली 3 हट गए, एक ही है जिसमें एड्रेस दी हुई है। देखिए, सबसे इंपॉर्टेंट क्या, RSCIT@a दिया हुआ vmou.ac.in। पीछे आपके पास वो वेबसाइट की एड्रेस है जहाँ पे वो सर्वर है उसकी एड्रेस दी हुई है। आगे जो उसका नाम है, जो सेंडर है, रिसीवर है, उसका नाम दिया हुआ है। RSCIT यहाँ पे रिसीवर है और vmou.ac.in वो पर्टिकुलर वेब सर्वर है जो इसकी सर्विस प्रोवाइड कर रहा है। तो इसका राइट आंसर होगा RSCIT@vmou.ac.in। जो पांचवा क्वेश्चन है, MOOCs का पूर्ण रूप क्या है। देखिए, ये क्वेश्चन ऐसा है जो थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है। चार ऑप्शन ऑलमोस्ट सेम है, तो अगर आपको नहीं पता है तो बेसिक आपका, अगर ये यहाँ पे तो मार्किंग आपके था जिसमें आपके कट इस तरीके का कट ऑफ नहीं था, आपकी कोई प्रॉब्लम नहीं थी। लेकिन अगर किसी ऐसे एग्जाम आता है जिसमें नेगेटिव मार्किंग हो, तो अगर आपको ऑप्शन नहीं पता हो तो बेटर आप उसको छोड़ दीजिए। इसका बेस आंसर है वैसे मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज। जो अभी आप ऑनलाइन कोर्सेज करें जो डिफरेंट टाइप्स के होते हैं, वो ही इसका राइट आंसर है। इस 6 क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे स्ट्रॉन्ग पासवर्ड, मजबूत पासवर्ड कौन सा है। देखिए, मजबूत पासवर्ड वो होता है, आप कभी भी देखते हैं किसी भी जगह पे आप ईमेल करते हैं या फिर आप लॉगिन करते हैं तो आपको मजबूत पासवर्ड में क्या आता है, नंबर होना चाहिए, स्मॉल लेटर होना चाहिए, कैपिटल लेटर होना चाहिए और
एक अल्फा न्यूमेरिक की होनी चाहिए, या फिर एक ऐसी की जो स्पेशल कैरेक्टर हो। इन चारों ऑप्शन में सिर्फ एक है जिसके अंदर ये चारों चीजें हो रही है। VMOU, वी कैपिटल है, MOU जो है वो स्मॉल लेटर्स में है, फिर @ स्पेशल कैरेक्टर आ गया, RSCIT 1 2 3 नंबर भी है। तो सारी चीजें फिलअप हो रही है, तो इसका राइट आंसर रहेगा C। अब अगले क्वेश्चन की तरफ, यूपीआई का फुल फॉर्म क्या है? यूपीआई सारे यूज करते हैं, गूगल पे, फोन पे, अमेजॉन पे, ये सारे के सारे यूपीआई है, भीम पे ऑब्वियसली। तो ये सब की सब यूपीआई है, इसको आप यूज करते हैं। आपको आंसर नहीं पता है, बेसिकली आप छोड़ दीजिए, बट आपको ये पता होना चाहिए क्यों यूज होता है। देखिए यूपीआई जो होता है वो पेमेंट को देने के लिए यूज होता है, तो सब में इन्होंने एटलीस्ट 3 में इन्होंने पेमेंट का यूज किया हुआ है। एक है यूपीआई जो होता है वो एक तरीके का इंटरफेस है, यानी एक बीच का माध्यम है जिसमें आप किसी भी चीज को यूज कर सकते हैं, ठीक है। एक ही है जिसके अंदर पेमेंट भी है, इंटरफेस भी है, बाकी सब में दोनों चीजें नहीं है। तो यूनिफाइड, ऑब्वियसली ये यूनिफाइड होगा, तभी वो सारे एप्लीकेशन उसमें रन होंगे और सारी सर्विसेज उसमें प्रोवाइड की जाएंगी। आप अकाउंट, आपके जो बैंक अकाउंट है उसके थ्रू आप पैसे का लेन देन कर सकते हैं, आप एक्चुअल पैसे को भेज सकते हैं, रिसीव कर सकते हैं, और ये सारे काम कर सकते हैं। किस पे कर सकते हैं? यूपीआई पे। तो इसका राइट आंसर रहेगा ए, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, यूपीआई। 8th क्वेश्चन, निम्नलिखित में गलत कथन का चयन कीजिए। देखिए गलत कथन, आप ऑफिस वर्ड 2000 में पीडीएफ में डॉक्यूमेंट सेव कर सकते हैं, ऑब्वियसली कर सकते हैं। आप जब भी जाएंगे एमएस ऑफिस आपके पास अगर होगा और वर्ड होगा, तो आप 2010 के बाद ये सर्विस आई थी कि आप किसी भी डॉक्यूमेंट को डायरेक्ट वर्ड को पीडीएफ में सेव कर सकते हैं, ताकि आपको अगर फर्दर मॉडिफिकेशन की रिक्वायरमेंट नहीं हो तो ऑब्वियसली आप उसको पीडीएफ में कन्वर्ट कर सकते हैं और डायरेक्ट वैसे ही सेव कर सकते हैं। पहला ऑप्शन सही है, तो ये गलत कथन नहीं है। दूसरा है 2000 फाइल में एक फाइल प्रिंट करने के लिए कंट्रोल पी शॉर्टकट का प्रयोग किया जाता है, ऑब्वियसली कंट्रोल पी का ही यूज किया जाता है। जीमेल, ईमेल और प्राप्त करने के लिए, भेजने और प्राप्त करने के लिए यूज किया जाता है, ऑब्वियसली जितने भी मेल एड्रेसेस होते हैं, मेल सर्वर होते हैं, वो ईमेल को रिसीव करने के लिए और ईमेल को सेंड करने के लिए होते हैं। एक ही ऑप्शन बचा है, पीओएस टर्मिनल वेब ब्राउजर का एग्जांपल है, ऑब्वियसली नहीं है। और पीओएस का फुल फॉर्म अगर आपसे पूछें तो इसका मतलब होता है पॉइंट ऑफ सेल, यानी कहीं से अगर आपको कोई ऐसी चीज हो जहां पे आप कुछ परचेज कर सकते, तो वो होता है पीओएस। ये कोई भी ऐसी संस्थान हो सकती है, कोई जगह हो सकती है जहां से आप कुछ परचेज करते हैं, जहां पे आप कार्ड को स्वाइप करते हैं, दैट इज पीओएस। ये आपका ग्रोसरी स्टोर भी हो सकता है, ये आपका बुटीक भी हो सकता है, ये आपका कोई भी ऐसी चीज हो सकती है जहां पे आप किसी भी चीज को परचेज कर सकते हैं। तो वहां पे जब आप कार्ड को स्वाइप करेंगे तो होगा, तो वो उसकी जो इन्फॉर्मेशन होगी वो आपको बताएगी ये पीओएस है। वहां पे आपके पास कार्ड स्वाइप करने की मशीन होगी, जहां पे ये मशीन होगी उसको बोला जाएगा पॉइंट ऑफ सेल। चलिए अगले क्वेश्चन में आते हैं। MS एक्सेल 2010 में इक्वल्स टू LEN VMOU RSCIT का आउटपुट क्या होगा? देखिए इसमें थोड़ा सा आपको प्रॉब्लम है। अगर VMOU और RSCIT के बीच में कोई स्पेस नहीं है तो आंसर होगा 9। आपको सिर्फ नंबर ऑफ कैरेक्टर्स देखने हैं और नंबर ऑफ लेटर्स देखने कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9। अगर उनके बीच स्पेस है तो आंसर होगा 10। इसमें थोड़ी सी एम्बिग्विटी है क्योंकि नॉर्मल में जो आपको दिख रहा है उसमें स्पेस नहीं है। इसका राइट आंसर होगा वो होगा 9। मेरे पास जो पेपर है उसमें गलत लिखा हुआ है, परंतु इसका राइट आंसर है 9। ठीक है। अगेन, राजस्थान के SaaS सॉफ्टवेयर एज अ सर्विस और PaaS प्लेटफॉर्म एज अ सर्विस के आधार पर एंड टू एंड क्लाउड इनेबल है। देखिए क्लाउड इनेबल सर्विस, राज संपर्क नहीं है, राज सेवा द्वार नहीं है, राजधारा नहीं है, एक ही आंसर इसका राजमेक। राजमेक सर्विस के द्वारा ये दोनों क्लाउड इनेबल सर्विस को प्रोवाइड किया गया है। और क्लाउड सर्विस वो होती है जिसमें आप किसी भी डॉक्यूमेंट को ऑनलाइन सेव कर सकते हैं। पर्टिकुलर आपको एक क्लाउड दिया जाता है, उसमें आप सेव कर सकते हैं, उसको वापस एक्सट्रैक्ट भी कर सकते हैं। तो इसीलिए राजमेक में ही ये सर्विस दी गई है और इसीलिए इसका राइट आंसर होगा राजमेक। MS वर्ड 2010 में बुलेट और नंबरिंग किस टैब में होता है? देखिए इसमें बहुत सारे टैब होते हैं, जिसमें इंसर्ट भी है, व्यू भी है, होम भी है, डिजाइन भी है, लेकिन होम के अंदर ये आपके पास सारे आते हैं, जिसमें बुलेट्स भी होते हैं, आपके पास नंबर्स भी होते हैं। नंबर जो 1 2 3 आप लिखते हैं किसी भी इंडेक्स बनाने के लिए,
वो सारे के सारे किसमें होते हैं, आपके आपके होम में। तो इसका राइट आंसर होगा सी, होम। मेरे पास जो पेपर है उसमें उन्होंने गलत लिखा है, इंसर्ट लिखा है, जबकि इंसर्ट में नहीं होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, रीस्टोर पॉइंट का क्या यूज है किसी भी विंडोज 10 में। देखिए रिस्टोर पॉइंट तब आप बनाते हैं जब आपको किसी भी इंफॉर्मेशन को बाद में एक्सट्रैक्ट करना हो, इन केस आपका सिस्टम क्रैश हो जाए। ठीक है, तो सिस्टम क्रैश होगा तो आप क्या होगा, तो इसमें सारे जो जितने भी आंसर है उनमें आप देखेंगे तो एक ही आंसर है जो उसमें सिस्टम क्रैश की बात की है, यानी कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए। तो इसका आंसर होगा बी, कंप्यूटर में खराबी की स्थिति में कंप्यूटर को पुनर्प्राप्त करने के लिए, यानी वो वापस सारा डेटा वापस आपके पास आ जाएगा जैसा आपके पास रीस्टोर पॉइंट के समय था। नेक्स्ट क्वेश्चन, कंप्यूटर सिस्टम को स्पीड, गति, स्टोरेज एंड परफॉर्मेंस के आधार पे आप कैसे सेलेक्ट कर सकते हैं। तो ये आप सारे जब ऑप्शन देख रहे हैं तो इम्पैक्ट नॉन इम्पैक्ट कोई मतलब नहीं है। माउस, टच पैड और ट्रैक बॉल ये इनपुट का सिस्टम है जिसमें आप यूज कर सकते हैं। जीमेल, याहूमेल मेल एड्रेसेस हैं, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, ये सारे वो कंप्यूटर्स हैं जिनको आप डिजाइन करते हैं, जब आप क्लासिफाइड करते हैं, जब आपको स्पीड, आपकी स्टोरेज और परफॉर्मेंस के बेसिस पे आपको उनको बनाना हो। तो इसका एक आंसर वही होगा, सुपर, मेन फ्रेम, मिनी और माइक्रो, डी। निम्नलिखित का मिलान कीजिए, एंड्रॉइड, फिर क्रोम, फेसबुक, ब्राउजर, ओएस और सोशल वेब नेटवर्किंग साइट। आपको सबको इसका आंसर पता है, फिर भी देख लेते हैं। एंड्रॉइड एक क्या है, मोबाइल ओएस है, इसके बाद क्रोम एक ब्राउजर है, और लास्ट में फेसबुक है जो कि एक सोशल नेटवर्किंग वेबसाइट है। इसमें जो आपके आंसर रहेगा वो रहेगा सी, जो इस पर्टिकुलर में है। MS एक्सेल 2010 में डेटा बिंदु का वास्तविक मूल्य होता है। देखिए डेटा बिंदु का एक्चुअल वैल्यू, डेटा पॉइंट का एक्चुअल वैल्यू जो होगा वो किससे आएगा, डेटा लेबल से। डेटा पॉइंट की वैल्यू क्या है ऊपर देख रहे हैं, तो जब भी आप डेटा लेबल पर आप क्लिक करेंगे तो वो जो उसकी डेटा का जो एक्चुअल वैल्यू होगी उसको शो कर देगा। बस इसका आंसर यही है। बाकी लीजेंड, चार शीर्षक, ग्रिड लाइंस जो उसमें बनती हैं, लाइंस क्रिएट होती हैं, उसका कोई मतलब नहीं है इसमें। इसमें आपको आंसर पता हो तो ही लिखेंगे, नहीं तो आप नहीं लिखेंगे। तो इसका राइट आंसर है डेटा लेबल। अगेन आपको ये चुनने में सक्षम बनाता है कि किसी भी दस्तावेज में पैराग्राफ को बाएं दाएं मार्जिन से कितनी दूर ले जाना है। हाइपरलिंक नहीं हो सकता, बोल्ड नहीं हो सकता। बोल्ड में आप उसको लोअर केस को हाई केस में, अपर केस में करते हैं, या फिर उसको डार्कन करते हैं। मेल मर्ज में उनको दोनों डॉक्यूमेंट को या दोनों को मर्ज किया जाता है। एक ही आंसर है जो इसका है, इंडेंट। अगेन ये क्वेश्चन ट्रिकी भी है और एट द सेम टाइम अगर आपको नहीं पता है तो आपको नहीं करना है। बार बार बता रहा हूँ, फिर भी ये क्या होता है, नेगेटिव मार्किंग में आपके नुकसान होगा। RSCIT में नेगेटिव मार्किंग नहीं है, जिसने भी अटेंड किया है अगर उसको पता है बहुत अच्छा। अगेन सुपर स्क्रिप्ट और सब स्क्रिप्ट ये पता हो तभी आप कीजिए। इसका आंसर रहेगा XA XB। XA ऊपर आएगा अपर लेटर में तो वो होगा आपके सुपर स्क्रिप्ट, XB B जब नीचे आएगा तब वो होगा सब स्क्रिप्ट। अब सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी है, रोम एक नॉन वोलेटाइल मेमोरी। वोलेटाइल और नॉन वोलेटाइल के मतलब आपको पता है। वोलेटाइल वो होती है जब आप कभी भी कंप्यूटर बंद हो जाए तो वो उड़ जाती है, ठीक है। नॉन वोलेटाइल जो होती है उसके बाद भी वो रहती है, तो रोम जो होती है वो बाद में भी रहती है, तो ये सही है। सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी होती है। देखो सेकेंडरी मेमोरी एक वोलेटाइल मेमोरी, सेकेंडरी मेमोरी में कौन से आते हैं, हार्ड डिस्क आपके पास, सॉरी जो कॉम्पैक्ट डिस्क आती है, DVDs आते हैं। कभी भी आपकी कंप्यूटर उस समय बंद हो जाए तो आपकी हार्ड डिस्क जो आपकी कॉम्पैक्ट, सॉरी बार बार मैं हार्ड डिस्क बोल रहा हूँ, कॉम्पैक्ट डिस्क जो होती है, CD होती है या DVD होती है, उसकी इंफॉर्मेशन कभी भी जाती नहीं। तो इसका जो आंसर है वो वक्तव्य एक गलत है और वक्तव्य 2 सही है, यानी B, ये आंसर सही रहेगा। विंडोज 10 यूजर इंटरफेस के नीचे के भाग में मौजूद होती है और आमतौर पर इस पे स्टार्ट मेनू होता है। सबसे नीचे जो आप देखते हैं विंडोज के अंदर बेसिकली वही टास्क बार होती है, और उसमें फर्स्ट जो होता है वो स्टार्ट होता है, स्टार्ट मेनू होता है, उसके बाद में सर्च का ऑप्शन होता है राइट नाउ, उसके बाद में कुछ आइकन्स होते हैं, और सबसे लास्ट में जो होता है वो टास्क बार के मेनू होते हैं, जिसमें आपको फास्ट में आपको जो एक्सेस करना होता है वो करते हैं। तो इसमें जो एक ही ऑप्शन है जो उसमें मैच कर रहा है वो है टास्क बार। आइकन वो होते हैं जो आप GUI में यूज करते हैं, ग्राफिक यूजर इंटरफेस, MS ऑफिस, और इनके जो आइकन बने हुए होते हैं वो सारे, उसका कोई यूज नहीं है। माइक्रोसॉफ्ट ऑब्वियसली कंपनी है,
फायरवॉल जो उसको रोकता है फायर अटैक को। एक ही आंसर है जो है टास्क बार, इसका आंसर है ए। मॉडेम के लिए संक्षिप्त नाम है, देखिए मॉडेम जब वर्ड आता है इन्होंने जानबूझ के मोशन डिवाइस, मिशन डिकमीशन, मोशन मॉडल्ड डीमॉडल्ड लिखा है जानबूझ के आपको कंफ्यूज करने के लिए। मॉड्यूलेशन और डीमॉड्यूलेशन एक प्रोसेस है जिसके थ्रू आप सिग्नल को कन्वर्ट करते हैं, प्रॉपरली यूज करते हैं इंटरनेट के लिए। तो इसका जो राइट आंसर है वो है मॉडेम का मॉड्यूलेशन, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। ये एनक्रिप्शन डिक्रिप्शन के लिए भी काम आता है, तब आप इसको एनक्रिप्टर और डिक्रिप्टर बोलते हैं। जब मॉड्यूलेटर डीमॉड्यूलेटर बोलते हैं तब आप सिग्नल को कन्वर्ट कर रहे होते हैं। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन आएगा, ई मित्र वेब सर्विस का उपयोग करके आप क्या लाभ नहीं उठा सकते। देखिए ई मित्र के थ्रू आप बिजली का बिल पे कर सकते हैं, पानी का बिल पे कर सकते हैं, बोनाफाइड सर्टिफिकेट बना सकते हैं। बचा क्या, मोबाइल के बीच फाइलें साझा नहीं कर सकते। दो मोबाइल के बीच फाइलें साझा करने के लिए आपके पास या तो वाईफाई होना चाहिए हॉटस्पॉट के थ्रू, या फिर आप ब्लूटूथ के थ्रू फाइलों को शेयर कर सकते हैं। अगेन इसका प्रयोग दो या अधिक मोबाइल उपकरणों के बीच फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए किया जाता है। जो पहले का आंसर नहीं था वही इसमें आंसर है, क्या है, ब्लूटूथ। गूगल मैप्स, रास्ता संपर्क, गूगल ग्लास, इन तीनों का प्रयोग नहीं है। इनमें सबसे ज्यादा जो आपको नहीं आते हैं उनको आप कट कर दीजिए, एक ही आंसर है। और आप ब्लूटूथ का इतना ज्यादा यूज करते हैं कि मुझे नहीं लगता है कि किसी को भी इसमें कोई संशय होगा। अगेन नेक्स्ट क्वेश्चन, कॉम्बिनेशन कुंजी है या कॉम्बिनेशन कीज कौन सी होती है। तो कॉम्बिनेशन कीज वो होते हैं जिनको एक साथ आप प्रयोग करेंगे और जब आप उनको यूज करेंगे तो वो एक्चुअल में यूज भी होती है, और वो नॉर्मली कीबोर्ड के अंदर एक साथ दी होती है। आप कीबोर्ड देखेंगे, जब भी आपका कीबोर्ड देखेंगे तो कंट्रोल, ऑल्ट और शिफ्ट ये बिल्कुल पास में होती है, और इन तीनों के प्रयोग से कई तरीके के फंक्शंस को आप कर सकते हैं। F1, F10, F12 एक फंक्शंस कीज होती हैं। स्पेस बार, एंटर और विंडोज, देखिए जानबूझ के देखा हुआ है स्पेस बार, एंटर और विंडोज थोड़ा पास पास में है, इसका नाम दिया गया है नहीं है। एंटर, डिलीट, बैक स्पेस, अगेन एंटर, डिलीट और बैक स्पेस पास पास में है, लेकिन ये कभी भी कॉम्बिनेशन कुंजी नहीं है, एक साथ प्रयोग में भी नहीं लाई जाती है। कॉम्बिनेशन कुंजी को एक साथ आप प्रयोग में लाते हैं, और ये नॉर्मली कंप्यूटर के लेफ्ट साइड में दी गई होती है जानबूझ के, ताकि आप उनको यूज कर सकें। और इनसे कई तरीके के फंक्शन होते हैं, रीस्टार्ट का फंक्शन करना होता है तो आप अल्टर कंट्रोल डिलीट करेंगे तो वो यूज हो जाता है। तो ये कॉम्बिनेशंस में वर्कआउट की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, MS वर्ड 2010 में जूम स्लाइडर का क्या यूज होता है। जूम को आप पेज को बड़ा या छोटा करने के लिए यूज होते हैं। एक ही ऑप्शन है जिसमें ये चीज दी हुई है, वो है चयनित पार्ट व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए। जूम वर्ड से आपको पता चलना चाहिए, जूम का मतलब ही होता है बढ़ाना या घटाना। जब बढ़ाना जिसमें है वो जब बढ़ेगा वहां घटा भी सकते हो। अगर 100% है वो एक्चुअल साइज है, 200 कर दोगे तो डबल हो जाएगी साइज, 75 कर दोगे तो छोटी हो जाएगी साइज। तो इसमें एक ही आंसर है जो है ए, व्यूइंग क्षेत्र को बढ़ा या घटाकर देखने के लिए। इसके बाद MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन कमांड का प्रयोग क्या किया, किस लिए होता है। देखो फ्रीज वर्ड आप समझिए, फ्रीज का मतलब होता है किसी भी चीज को जैसी है वैसी पोजीशन में रखना, यथास्थिति रखना। एक ही चीज है जिसमें वो दी हुई है, और वो है बी में, रो और कॉलम शीर्षक को स्थिर रखने के लिए, ताकि वर्कशीट को स्क्रॉल करते समय स्क्रॉल न करें, उसको आपकी यथास्थिति रहेगी, उसमें चेंज नहीं होगा और वहीं का वहीं रहेगा। फ्रीज वर्ड, इस पे आपको एम्फेसिस देना है। अगेन 26 क्वेश्चन है कि MS एक्सेल में 3 सेल में कुछ एक्सक्यूज मी कुछ वैल्यू पुटअप की गई है, और आपको उसमें जो मिनिमम वैल्यू उसको देखना है। तो आप कैसे करेंगे, दो के बीच की मिनिमम वैल्यू कैलकुलेट करेंगे, उसके बाद उसको कंपेयर करेंगे तीसरी वैल्यू से। ऑब्वियसली जब जैसे आपके पास नंबर है 10, 20 और 30, तो अगर 10, 20 और 30 में आपने 10 और 20 को अगर सेलेक्ट किया और उसमें से आपने मिनिमम देखने की कोशिश की, तो ऑब्वियसली जो आंसर आएगा वो 10 आएगा। फिर आप 10 और 30 में से जब सेलेक्ट करेंगे तो वो आंसर क्या आएगा, 10, तो मिनिमम वैल्यू ही सेलेक्ट होगी। तो एक ही चीज है जिसमें ये सब हो रहा है। देखिए जहां पे मैक्स लिखा हुआ उसको तो आप कट कर दीजिए, मिनिमम वैल्यू करनी है तो दोनों कट हो गए, तो बी और डी तो कट गए। सी में भी एक जगह मैक्स लिखा हुआ है, गया, एक ही ऑप्शन है मिनिमम, इसमें तीनों मिनिमम है। अगेन इसमें आपको ये भी याद रखना है कि वो वैल्यू जो है वो अलग अलग होनी चाहिए। देखिए B2, B3 दी हुई है, उन दोनों के बीच की वैल्यू आएगी जो मिनिमम होगा, और उसको कंपैरिजन किससे करोगे आप, B1 से। इसमें आप ऑब्वियसली इसको आगे पीछे भी कर सकते हैं, B1 B3 कर सकते हैं और फिर B2 को उससे कंपेयर कर सकते हैं।
तो इसका राइट आंसर रहेगा ए। अब स्क्रीन लॉक पैटर्न जिसमें 9 डॉट की श्रृंखला के साथ उसको प्रयोग करते हैं एंड्रॉइड डिवाइस को अनलॉक करने के लिए। ये आप बहुत ज़्यादा यूज करते हैं, मुझे नहीं लगता इसके बारे में ज़्यादा डिस्कस करने की जरूरत है। जो आप जिस तरीके से लॉक डिजाइन करते हैं, और लेट मी टेल यू कि आजकल जिस तरीके के लॉक लोग बना रहे हैं बहुत डिफिकल्ट होते हैं, खुद उन्हें कैसे याद रहता है आई डोंट नो, बट इसका जो आंसर है वो है पैटर्न। पैटर्न है क्योंकि स्वाइप से आप उसको स्लाइड करोगे, पिन में आप 4 नंबर दोगे, 4 या 5 जो भी नंबर देने हैं, पासवर्ड जिसमें आप अगेन कोई नंबर दोगे या फिर कोई पर्टिकुलर कैरेक्टर दोगे। तो इसका एक आंसर है वो है पैटर्न। 9 ग्रिड की होती है जिसमें आप सेलेक्ट करते हो 1 2 3 4 5 6 7 8 9। सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या है? देखो सिंगल साइन ऑन का उद्देश्य क्या होता है? एक हेल्प डेस्क की लागत को कम करना, प्रोडक्टिविटी बढ़ाना, ग्राहक संतुष्टि को बढ़ाना। तो इसका आंसर है उपरोक्त सभी, सारे आंसर है। क्यों? क्योंकि सिंगल साइन ऑन का पर्पज ये था कि सारा जितना मैक्सिमम उसका यूटिलाइजेशन किया जा सके वो होता है। MS पावरपॉइंट 2010 स्लाइड में नहीं डाला जा सकता। देखिए इसमें बार बार लिखा हुआ है नहीं डाला जा सकता। आप उसमें इक्वेशन डाल सकते हैं, यस इक्वेशन डाल सकते हैं, आप उसमें वीडियो फाइल डाल सकते हैं, ऑडियो फाइल डाल सकते हैं, टेक्स्ट फाइल डाल सकते हैं, पिक्चर डाल सकते हैं। क्या नहीं डाल सकते? मॉडेम। मॉडेम क्या है? मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। उसको आप डालने की जरूरत नहीं, क्योंकि वो तो कंप्यूटर को यूज करने के लिए है, इंटरनेट को एक्चुअल में यूज करने के लिए है, तो आपको इसका उपयोग नहीं कर सकते। अब डैश मैं आमतौर पर ईमेल द्वारा उपयोग करता हूँ, एक लिंक पर क्लिक करने और उनके व्यक्तिगत डेटा दर्ज करने के लिए कहा जाता है। देखिए ये बिल्कुल सिंपल भी है और बहुत डिफिकल्ट भी है। फायरवॉल क्या है? प्रोटेक्शन के लिए। SSL क्या है? एक तरीके का आपके पास ऑप्शन है जिसमें आप पर्टिकुलर उसको एनक्रिप्ट कर सकते हो, इंटरनेट में यूज होता है। लेकिन फिशिंग अटैक क्या है? जब आप किसी को ऐसी एक मेल करते हैं जिससे आप उसकी सारी पर्सनल डेटा को चोरी कर सके, थेफ्ट कर सके। तो इसमें जो आंसर रहेगा वो रहेगा बी, फिशिंग अटैक। फिशिंग अटैक का मतलब ही यही रहता है। अब इंडियन IT एक्ट 2000 में कानूनों को किसके लिए तैयार किया गया? इंडियन IT एक्ट, जब भी IT की बात आती है तो हमारे दिमाग में 2 ही चीज आती है, इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, इसके अलावा कुछ नहीं आता। तो पहले तो आप ये 2 ऑप्शन रख लीजिए, इनकम टैक्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। 2 गए, इनसाइडर ट्रेडिंग नहीं है, इंडस्ट्री टेक्नोलॉजी नहीं है। अब IT एक्ट 2000 जो था वो एक्चुअल में इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के लिए हुआ, ठीक है। तो आपको पता होना चाहिए कि IT एक्ट के थ्रू ही सारे लॉज जो होते हैं गवर्न किए जाते हैं। तो इसका राइट आंसर जो रहेगा वो रहेगा इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी। अब एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल नहीं है। एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर वो होता है जिससे आप किसी भी पर्टिकुलर चीज को रन करते हैं, OS का पार्ट नहीं है। लेकिन आपको वीडियो देखना है, आप VLC को यूज करोगे, आपको वीडियो देखना है विंडोज मीडिया प्लेयर को यूज करोगे। ये सब एग्जांपल किसके? एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के। यूटिलाइजेशन के यूज होता है इसका। गूगल क्रोम एक वेब ब्राउजर है। MS वर्ड 2010 एक वर्ड को बनाने, वर्ड फाइल को क्रिएट करने के लिए ऑप्शन है। तो एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर का एग्जांपल कौन सा नहीं है? फ्लैश मेमोरी, 4th ऑप्शन। अब CD और DVD पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है? वैसे बहुत से आजकल लैपटॉप आ रहे हैं जिसमें ये चीज हो ही नहीं रही है, गायब हो गए। लेकिन फॉर इंफॉर्मेशन, जब भी आप CD को एक्चुअल में करते हो, यूज करते हो, तो उसमें कुछ डेटा को राइट करने के लिए जिसको बोलते हैं बर्निंग। इसका आंसर है बर्निंग, क्योंकि स्मोकिंग, वाटरिंग, फायरिंग ये तीनों तो हो नहीं सकते। तो आप डेटा को आप उस पर बर्न करते हो लेजर के थ्रू। लेजर के थ्रू आप उसको बर्न करते हो ताकि वो डेटा उस पर सेव किया जा सके, बस इसलिए इसको बोलते हैं बर्निंग। SMTP का पूरा नाम क्या है? सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल, पहला आंसर। मनी हो नहीं सकता, 2 मनी वाले आप हटा दीजिए। सिमिलर मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल हो नहीं सकता, सिमिलर मेल को करने का कोई मतलब ही नहीं है। ये एक प्रोटोकॉल है जिसके थ्रू आप एक पर्टिकुलर मेल को एक जगह से दूसरी जगह को ट्रांसफर कर सकते हैं। इसका आंसर रहेगा SMTP का सिंपल मेल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ऐसे FTP आता है तो फाइल ट्रांसफर प्रोटोकॉल। ये प्रोटोकॉल्स होते हैं जिसके थ्रू आप किसी भी इंफॉर्मेशन को शेयर कर सकते हैं। और लास्ट है दस्तावेज मुद्रित होने से पहले देखने के लिए दस्तावेज कैसे दिखाई देता है? देखिए इसमें एक वर्ड आप ध्यान रखिए, प्रिंटेड। प्रिंटेड वर्ड है, इसका मतलब आप जो उसको पहले देखने के लिए आप क्या करोगे? प्रिंट प्रीव्यू। कई बार आपको अंदाजा लगाना पड़ता है, इसीलिए आपको ये करना पड़ेगा। आपको मेरा वीडियो कैसा लगा प्लीज बताइए, लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब कीजिए। नमस्ते और जय श्री कृष्ण।